हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। आज हम लोग सीए फाउंडेशंस का पहला क्लास है हमारा। सीए फाउंडेशंस में लॉ के लिए हम लोग पहला क्लासेस तो हम लोग एक क्लासेस हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में सीखे थे कि लॉ कैसे बनता है, लॉ के पीछे क्या क्या हिस्ट्री है, इंडिया में लॉ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उसके बारे में डिस्कस किए थे। बट हाँ, एक्चुअल चैप्टर्स जो तुम्हारा है, एक्चुअल तुम्हारा जो लॉ है वो स्टार्ट हो रहा है अभी से, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक पहला लेक्चर होगा, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, याद रखना। और मैं शुरुआत से बोलते आया हूं कि आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट का मैट है वो सबसे बेस्ट मैट है, आपको कोई और मैट देखना ही नहीं है। इंस्टीट्यूट के मैट को यदि आप फॉलो करते हो, तो एक एक क्वेश्चंस को फॉलो करते हो, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। तो लॉ के लिए मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट के मैट को फॉलो करो, मोर देन इनफ है। हम लोग कैसे क्लासेस में डिस्कस करेंगे मैं बताता हूं। हम लोग पहले इंस्टीट्यूट के मैट के एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वाइज, कोई रट्टा नहीं मारना। कॉन्सेप्चुअल वाइज हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होगा, उस एक यूनिट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास्ट पेपर्स में, जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके आरटीपीज में, जितने सारे क्वेश्चंस आपके एमटीपीज में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एकदम 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 घबराना नहीं है आपको। मेरे साथ जैसे जैसे मैं तुमको होमवर्क दूंगा, जितना जितना मैं तुमको पढ़ाऊंगा, वो बस उतना ही पढ़ के आना है बस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ध्यान रखते हैं। एकदम पहला चैप्टर, पहला स्टार्ट करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले बताऊं तो ये बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो ईयर लिखा हुआ है 1872, वो ये क्या दिखाता है? 1872 ये दिखाता है कि 1872 में ये लॉ इंडिया में लाया गया था। 1872 में इंडिया में लाया गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बोलता है कि इंडिया में कब लागू हुआ था, तो 1872 में। अब यहां पे तुमको डेट याद रखना है। याद रखना, ये जो लॉ बना है ना, ये जो लॉ बना था वो था 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 1872। ये लॉ बनाया गया था 25 अप्रैल को, बट इंडिया में इसको लागू किया गया 1 सितंबर को। कब बताओ? 1 सितंबर 1872। तो मैं पूछता हूं कि लॉ बना कब था? लॉ बना था 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1872 को, बट लॉ को लागू कब किया गया? 1 सितंबर 1872 को। लॉ बना कब था? 25 अप्रैल। लॉ लागू कब हुआ? 1 सितंबर। अच्छा, अब यदि आप ईयर के ऊपर फोकस करोगे 1872, वही क्या दिखाना चाहता है? 1872 ये दिखाना चाहता है कि ये 1872 ये तब का लॉ है जब इंडिया में इंडिया नहीं था, इंडिया एक ब्रिटिश इंडिया था। इंडिया में ब्रिटिश का राज था और इंडिया को उस समय कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। क्या बोला था? बोलो, ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब 1872 में ये जो लॉ लाया होगा, कौन लाया होगा? ब्रिटिश काउंसिल लाया होगा। ब्रिटिश काउंसिल लाया होगा। अच्छा, मतलब ये लॉ को लाने वाला कौन है सर? ब्रिटिश काउंसिल लाया होगा। ब्रिटिश काउंसिल का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं इंपीरियल। इसको बोलते हैं क्या? इंपीरियल। क्या बोला था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक मिनट रुक जाओ। ये जो क्या था, ये लॉ लाया कौन? ये लॉ लाया ब्रिटिश लोग लाया, ब्रिटिश लोग लाया। इसका मतलब हमारा ब्रिटिश लॉ लाया, तो ब्रिटिश लोग में जो लॉ बनाया जाता था उसको बोलते इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मैं बताता हूं ये लॉ कब आया। ये लॉ आया है 1872 में। लॉ आया है 1872 में। लॉ बन गया था 25 अप्रैल को, बट लॉ लागू हुआ कब? 1 सितंबर को। और ये लाया कौन? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? सर लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो भी लॉ बनाते हैं ना उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। सर इंपीरियल का मतलब क्या होता है? इंपीरियल ब्लू नहीं, इंपीरियल ब्लू नहीं, वो जो दारू वाला नहीं। इंपीरियल का मतलब यहां पे है सबसे सुपीरियर, सबसे बड़ा। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा था जो लॉ बनाता था। तो वो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा ब्रिटिश लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 जो टू हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो सारा का सारा लॉ कहां से कॉपी पेस्ट है सर? ब्रिटिश लोगों का है।
तो वो लोग क्या करता था ना, पहले इंग्लैंड का जो लॉ हुआ करता था उसी लॉ को हम लोग, वो जिस जिस देश में वो लोग राज करता था उस सारे देश में लगा देता था। जैसे श्रीलंका, चाइना, जितने भी देश वो लोग के कंट्रोल में थे, सारे देश में वो लोग क्या करता था, अपना अपना जो लॉ था ना उस लॉ को वहां पे जाके लागू कर देता था। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लगाता था। ठीक है, एग्जाम में उतना तो नहीं आएगा, बट हाँ मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पर्पज के लिए। और हमारे यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बच्चे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे जो फेल होते हैं ना वो लॉ में, मेन रीजन है उसका राइटिंग प्रैक्टिस। यदि उनका राइटिंग प्रैक्टिस यदि सही तरीके से नहीं होगा तो वो पक्का फेल होंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइटिंग प्रैक्टिस के चलते ही बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या बताया मैं कि लॉ कब बना, 1872 में बना, 25 मई को, 25 अप्रैल को बन गया था, बट लागू हुआ था 1 सितंबर को। और एक और बनाया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद यदि आप देखोगे तो इस लॉ के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पे दिया हुआ एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून। बट इसमें ध्यान रखना कि जब भी आप लिखने जाओगे, मेरा देखो, मेरा फोकस ना पढ़ाने के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, तो ध्यान रखना। तो मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा राइटिंग के हिसाब से, मैं एक एक चीज बताते जाऊंगा कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं। आप देखो एक बार एग्जाम में जब ना बच्चे क्या करते हैं ना, एक्ट को ना ऐसे लिख देते हैं एक्ट, बट याद रखना ये सरासर गलत है। एक्ट जब भी लिखोगे तो ये ए जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल। देखो ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट का मतलब होता है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी के बारे में बताता है। तो ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं है। ये एक्ट का मतलब होता है एक्टिविटी। तो हम लोगों को कानून वाला एक्ट लिखना है तो अपने को यही लिखना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो एक्ट जब भी लिखो, अभी से कसम खा लो, अभी से तुम्हारे पास यदि बुक है तो उसके ऊपर रखो और कसम खा लो कि एक्ट जब भी लिखो, ए जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। समझ में आया बात? चलो, तो मैंने अभी आपको दो वर्ड का डिकोड कर दिया। 1872 का मतलब क्या था? 1872 मतलब ब्रिटिश लॉ था। ब्रिटिश लॉ लाया, कौन लाया है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लाया है। सर ये एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून। याद रखना एसीटी एक्ट, जो जिसमें ए क्या होगा, हमेशा आप क्या लिखोगे? कैप लिखोगे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडियन। इंडियन में एक चीज समझना है बात। अभी जब हम लोगों का मोटा भाई समझते हो आप? इंडिया का मोटा भाई कौन है? इंडिया का मोटा भाई कौन है? तो इंडिया का मोटा भाई है अपना, अभी फिलहाल जो होम मिनिस्टर है, उनका नाम है, बताइए कौन? बोलिए, अमित शाह जी। अमित शाह। जो अमित शाह है ना मोटा भाई, देखो क्या हुआ करता था जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर के साथ बन नहीं रहा था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हम लोगों को हमेशा धमकी देता था कि देख ले भाई, कोई भी लॉ मेरे ऊपर लागू करोगे ना, हम तो चले जाएंगे उसके साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। वो हम लोग को धमकाता था, सुन देख, तुम कोई भी लॉ बना, ये लॉ तुम मेरे ऊपर लगाएगा ना तो हम चले जाएंगे। मतलब वही हुआ कि कोई एक दोस्त है, दूसरे दोस्त को बोला, देख भाई, तुम मेरे को कोई चीज बोलेगा ना तो हम तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ लेंगे, किसी और के साथ दोस्ती रख लेंगे। ठीक है, सेम चीज हुआ करता था। हुआ क्या, फाइनली अमित शाह जी आए, और शाह आने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे ये जो डर था ना, 370 वाला, 370 आर्टिकल नंबर 370, इसको पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया गया, हटा दिया गया, पूरा का पूरा हटा दिया गया। और आज के समय में वो डर बोल के, वो जो धमकाने वाला डर था ना कि हम लोग चले जाएंगे पाकिस्तान के साथ, चले जाएंगे चले जाएंगे, ये डर को ही हटा दिया। और बोल दिया गया, सुनो, इंडिया के तुम पार्ट हो, जम्मू एंड कश्मीर, तुम सुन, तुम इंडिया का पार्ट है, और जो भी लॉ लगाएंगे वो सारा का सारा लॉ तुमको मानना ही होगा। तो पहले जब लॉ पढ़ते थे ना हम लोग, तो लॉ में लिखा रहता था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और अब जो है एक्सेप्ट वाला पॉइंट को हटा के अब कर दिया गया होल ऑफ इंडिया। एग्जाम में यदि क्वेश्चन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। क्लियर है बात सर? यस सर। तो ये इंडियन को मतलब ये दिखाता है। समझ में आया बात? यस सर। अब आते हैं डिकोड करने का मेन वर्ड जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ध्यान से सुनना कोशिश करेंगे, क्लास में याद करा देने का, क्लास में ही याद करा देने का, एकदम क्लास में। चलो आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं, बस 5 वर्ड, उंगली में गिनना, उंगली में 5 वर्ड खाली बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन खत्म। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सिर्फ 5 वर्ड का है। देखो, एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल इनफोर्सेबल बाई लॉ इज नोन एज ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स
बोलो 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 बोलो। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एनी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब यदि आप लिखते हो, यदि मैं यहां पे लिखता हूं तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं एग्रीमेंट। अच्छा, पहला वर्ड है एन, पॉइंट नंबर टू एग्रीमेंट, पॉइंट नंबर थ्री इनफोर्सिएबल बाय लॉ। मैं इसको तोड़ के क्यों लिखा सर, एक लाइन में लिख सकता था। तोड़ के मैं इसलिए लिखा ताकि आपके दिल में समा जाए पूरा डेफिनेशन। मैं कल आपसे पूछूंगा, इसका डेफिनेशन आपको इंग्लिश में याद रहेगा। मेरा यही पूरा शुरुआत से मोटिव रहा है। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा प्रोविजंस को आपके पूरा अंदर में फिट करने का। मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा ताकि आपको इंग्लिश में ही आपके वर्ड में, आपके दिमाग में ढुक जाए। तो मैं क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पांच वर्ड का, पांच वर्ड पांच वर्ड पांच वर्ड, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब देखो यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर में सिर्फ दो वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट, दूसरा क्या है, इनफॉर्सेबल। तो यदि हम तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एग्रीमेंट, दूसरा क्या है, इनफॉर्सेबल। सर एग्रीमेंट का मतलब तो बचपन से सीखते आए हैं, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। सर मैंने आपको दिया, मैंने आपको बोला कि सर चलिए मेरे साथ आप मूवी, आप एग्री कर लिए, क्या ये एग्रीमेंट था, आंसर इज यस, एग्रीमेंट था। बट सर मेरे को एग्रीमेंट तो समझ में आया, क्या सर मेरे को इन्फोर्सिबल का मतलब क्या समझ समझ में नहीं आ रहा है। अब इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं बार। अब इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, समझते हैं। इन्फोर्सिबल का मतलब होता है, इन्फोर्सिबल का मतलब होता है मेरे दोस्त, एक मिनट रुक जाओ। इनफॉर्सिबल का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन। सर आपका राइटिंग बहुत गंदा है तो है, क्या कर सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है समझना है पर। इनफोर्सिबल का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन। सर ये भी नहीं समझ में आया, लीगल ऑब्लिगेशन भी समझ में आया। लीगल ऑब्लिगेशन का दूसरा इंग्लिश लिखूं, बाउंड टू डू समथिंग। सर बाउंड टू डू समथिंग का मतलब समझाता हूं देखो। इन्फोर्सिबल का मतलब होता है कि जिसके अगेंस्ट में हम लोग केस कर सकते हैं। मतलब तुम मेरे पास आए, तुम मेरे को बोले सर आप तो मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे बर्थडे पे आइएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, तो आप मेरे बर्थडे पे आके मेरे को आशीर्वाद दीजिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं बोल दिया कि चलो ठीक है मैं आऊंगा, मैं तुमको वादा कर दिया, मैं तुमको एग्री कर दिया, और ये हम लोगों का बन गया अग्रीमेंट। बट बट जिस तारीख को आपका बर्थडे था मैं उस बर्थडे को भूल गया और मैं आपके पास नहीं पहुंचा, तो क्या आप बर्थडे में ना जाने के कारण मेरे ऊपर केस कर सकते हो सर? नहीं, नहीं कर सकते हो। बोलो क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि तुम इनफोर्सिबल नहीं था। ये जो एग्रीमेंट बना था ये एग्रीमेंट तो था बट ये इनफोर्सिबल भी नहीं था। मतलब इसमें कोई लीगल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं। मतलब तुम जब मेरे को ये ऑफर दिए थे कि सर आप मेरे बर्थडे पे आइएगा, हम बोले थे हाँ, और हम बोले थे हाँ, इसमें कहीं पे भी कुछ भी कोई लीगली इम्पॉसिबिलिटी वाला बात ही नहीं था। मतलब कहीं पे भी हम लोग लीगल रिलेशनशिप में क्रिएट हो जाए इसके लिए कभी कोई चीज किए ही नहीं। इसी को बोलते हैं क्या, इनफॉर्सिबल। तो मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दिया, क्या, एन एग्रीमेंट इनफॉर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। इनफॉर्सिबल का मतलब क्या होता है सर, इनफॉर्सिबल का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन, और इसको हम बोल सकते हैं बाउंड टू डू समथिंग। कोई काम करने के लिए बाउंड हो गया, बाध्य हो गया, आपको करना ही होगा, नहीं करोगे तो उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। इसका मतलब अब सोचो एक बार कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो दिया गया है वो सेक्शन नंबर 2H में दिया गया है। एक बात बताते हैं, क्योंकि आज लॉ का पहला क्लास है तो मैं समझा दूं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सेक्शन, सेक्शन, फिर लिखते हैं सब सेक्शन, फिर लिखते हैं क्लॉज, फिर लिखते हैं सब क्लॉज। एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन के अंदर में आता है क्या, सब सेक्शन, उसके अंदर में आता है क्लॉज, और उसके अंदर में आके आता है सब क्लॉज। अब चीज समझना है, यदि मैं लिखता हूं ऐसे ऐसे ऐसे, सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज एंड सॉरी क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज रोमन 2 है, हाँ, ऐसे इस तरीके से। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज है और एक सब क्लॉज है, ठीक है। बट एक चीज समझना है, जब भी आप एक सीरीज भी लिखोगे तो उसे हम लोग सेक्शन के बाद सब सेक्शन बोलेंगे।
सीरीज में लिखेंगे मतलब कि मतलब पहला सेक्शंस का मतलब सेक्शन में 14 1 लिखे और 14 2 ऐसे लिख रहे हैं और 14 1 का रिलेशन 14 2 के साथ है, तो उस केसेस में हमको इसको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सब सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। बट याद रखना, यदि हमारा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब यदि हम लोग सेक्शन नंबर 2 पढ़ देंगे ना, तो सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दिया गया है, बहुत सारा क्या दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच। सो क्या पढ़ा जाएगा बताओ, क्लॉज। ध्यान रखना, अभी भी कई सारे टीचर्स इसको क्या पढ़ाते हैं, सब सेक्शन पढ़ाते हैं, बट याद रखना सब सेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं बताओ, क्लॉज। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच में दिया गया है, 2 क्लॉज एच में दिया गया, सब क्लॉज एच में दिया हुआ है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में 5 वर्ड, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ, एन 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 एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ। सर आप एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना कि ताकि माइंड में एकदम ढुक जाए ढुक जाए ढुक जाए। और क्लास में तुम यदि बैठे हो ना, यदि आप वीडियो क्लासेस भी कर रहे हो ना, तो कोशिश करो मेरे साथ बोलने का मेरे दोस्त, बोलने का। नहीं बोलोगे तो दिक्कत होगा। लॉ एक ऐसे अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि याद होता नहीं है। तो मैं क्लासेस में मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि क्लास में तुम लोग भी बोलो, तुम लोग जब बोलोगे ना तो तुमको भी याद रहेगा, बोलते बोलते याद होता है। और मैं अभी गारंटी बोल रहा हूँ, यदि आप क्लास में एक बार भी बोले होगे तो ये डेफिनेशन तुमको याद हो गया होगा, गारंटी मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या बताया, 2 सब क्लॉज एच में है, और इसमें इसमें क्या बताया गया, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ। और इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है हम लोगों को पता है, सिंपल। यदि कोई एक बात में, अभी हम लोग एग्रीमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, छोड़ो। इनफोर्सिबल का मतलब क्या पढ़े हम लोग, लीगल ऑब्लिगेशन, बाउंड टू डू समथिंग। ठीक है, यस सर। तो हम लोग अभी सिर्फ नाम को डिकोड किए हैं, सोचो एक बार। अभी हम लोग इतना टाइम लगा दिए सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर्स के नाम को डिकोड किया और कुछ भी नहीं किए। हम लोग इंडियन का मतलब समझे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे, एक्ट का मतलब समझे, 1872 कब आया था, ये कब कैसे कैसे कौन लाया, ये सारा का सारा चीज के बारे में समझिए। सर नोट डाउन कैसे करेंगे, याद रखना, पढ़ते वक्त पढ़ाते वक्त यदि आपको कुछ चीज नजर आए, जैसे मान लो यहाँ पे है, तो आप बुक में लिख लेना, बुक में जरूर से लिख लेना। मैं इसको कॉपी में लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, बट फिर भी आप यदि बुक में लिखोगे ना तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा, उससे फार बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने मेन कंटेंट्स में। मेन कंटेंट्स में यदि आप यहाँ पे आप मार्किंग में करवाऊं, तो याद रखना, मैंने जो ऑलरेडी पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ देखो। कब आया, कब इंडिया में कम्स इनटू द फोर्स हुआ था, 1 सितंबर 1872। बट आया कब था सर, ये आया कब था, ये आया था, बोलो कब, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। और कहाँ का लॉ है, ये है ब्रिटिश का लॉ। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ऑल ओवर इंडिया, कोई जम्मू एंड कश्मीर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर से कितने सेक्शंस पढ़ने हैं यार, सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 सेक्शन तक पढ़ने हैं। सर इसके बाद क्या लिखा हुआ, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो। सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक पढ़ोगे, उसके बाद का जो सेक्शन है ना, वो एक चैप्टर है 100 का, और एक टॉपिक है, उसका नाम है तुम्हारा ये, सॉरी, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, उस सारा का सारा टॉपिक हमारा सीए इंटर में है। ठीक है, तो अभी के लिए सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 नंबर सेक्शन तक पढ़ना है। आगे बढ़े क्या, यस सर। चलिए, ये हमारा मेन कंटेंट आ गया है, क्या, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। देखो पहला पेज में आओ, बुक में जल्दी से पहला पेज में आओ। तो क्या लिखा हुआ है, टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन में कौन सा सर, 2H सा सेक्शन याद रखना है, याद रखना, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपको सेक्शन याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बट आप जब एग्जाम में लिखने जाओगे ना, तो सेक्शन लिखोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सेक्शन ये जो जो याद हो जाता है क्लास में, याद कर लो, जो याद नहीं होगा कोई बात नहीं। तो सेक्शन याद करने का कोशिश करना, यदि याद हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच में दिया गया है, और क्या बताया गया है, 5 वर्ड, एन एग्रीमेंट इनफॉर्सिबल बाई, क्लियर है बात, यस। तो अभी हम लोग इसको डिकोड किए तो समझ में आया कि 2 वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एग्रीमेंट और दूसरा क्या है, इनफॉर्सिबल। देखो एन एग्रीमेंट, दूसरा क्या है, इनफॉर्सिबल। इनफॉर्सिबिलिटी का मतलब क्या बताया मैंने, लीगल ऑब्लिगेशन। सर आप एग्रीमेंट के बारे में बता दीजिए, बस एग्रीमेंट ही बताना है, चलो आ जाओ।
सर एग्रीमेंट क्या होता है समझाइए सर। समझा रहा हूँ दोस्त। रुक जा। एग्रीमेंट। अग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 2 ई। सेक्शन नंबर बताओ। टू कौन सा? 2 ई। 2 एच में दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। 2 ई में दिया गया है क्या? 2 ई में दिया गया क्या? एग्रीमेंट। समझना है बेटा। इसका मतलब होता है कंसेंस। कंसेंसस एड आइडम। ठीक है। क्या लिखा हुआ था? कंसेंसस एड आइटम। सर क्या होता है सर इसका मतलब? ये क्या है? एक सर लैटिन वर्ड है क्या सर? हाँ, ये एक लैटिन वर्ड है। ये किसका मतलब क्या होता है सर? कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या होता है? ये डी है, डी है। राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दे, मेरा राइटिंग बहुत माशाल्लाह है। हाँ, आ जाओ। तो कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या होता है सर? कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड। मीटिंग्स ऑफ माइंड। मीटिंग्स ऑफ माइंड तीन चीज के ऊपर। सेम मैटर, सेम टाइम, सेम मैटर, सेम टाइम, सेम पर्पस। सेम मैटर, सेम टाइम, सेम पर्पस। सेम मैटर, सेम टाइम, सेम पर्पस। इसका मतलब मैं बताता हूं। कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या होता है? मीटिंग्स ऑफ व्हाट? माइंड। मीटिंग्स ऑफ माइंड। तीन चीज का, तीन चीज का, तीन चीज का, तीन चीज का, कितने चीज का बताओ? तीन चीज का, तीन चीज का बताओ क्या क्या? सेम टाइम, सेम मैटर और सेम पर्पस। यदि तीनों चीज के ऊपर दो आदमी का माइंड मिल गया तो उसे बोलेंगे एग्रीमेंट हो गया। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है कंसिस्ट एड आइटम। मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड ऑन ऑन सेम टाइम्स, सेम 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 मैटर्स एंड सेम पर्पस। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रीमेंट बोलेंगे। सर एकदम ही समझ में आया। एक एग्जांपल देने थे ना। देख, तुम मान लो मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तुम मेरे पास आया और मेरे को बोला कि सर आपको हम एक ऑफर दे रहे हैं कि चलिए क्या मूवी। बोले ठीक है। कौन सा मूवी चलेगा बोल दोस्त? सर मूवी का नाम है आ, कुछ कुछ होता है। सर ये बहुत पुराना मूवी है। कोई बात नहीं, चलता है यार। तो मेरे पास आया, बोला कि सर कुछ कुछ होता है लगा है, चलिएगा क्या? हम बोले एकदम चलेंगे, चल। कब चलेगा बता? संडे को चलेंगे सर, संडे को। बोले ठीक है। संडे को चलेंगे 3 बजे वाला शो। ठीक है। हम बोले ठीक है चलेंगे, 3 बजे वाला शो चलेंगे। चलो ठीक है। एक बात बताओ, तुम मेरे को एक ऑफर दिया था मूवी चलने का, हम उसके एग्री किए क्या? यस सर एग्री किए। क्या हम लोग सेम मैटर पे, क्या हम लोगों का मैटर सेम है? यस सर मूवी देखना है। क्या हमारा का सेम टाइम है? हाँ सर सेम टाइम पे दोनों जन एग्री हुआ। क्या सेम सेम पर्पस के लिए? यस सर मेरा पर्पस तो मूवी देखना है। शायद तुम्हारा भी पर्पस मूवी देखना होगा। ठीक है। आई होप कुछ और नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ गलत ना हो। ठीक है। तो पर्पस भी सेम है। इसका मतलब हुआ कि सेम मैटर पे, सेम मैटर पे अपना दो लोगों का माइंड यदि मिल जाता है तो उसे बोलते हैं क्या? कैंसेस एड आइडम। ठीक है। तो क्या हम लोग इसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं? यस सर इसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं। क्या हम लोग इसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं? यस सर इसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो क्या एग्रीमेंट का मतलब समझ में आया? यस सर एग्रीमेंट का मतलब कंसेस एड आइटम। कंसेस एड आइटम का मतलब क्या होता है? मीटिंग्स ऑफ माइंड्स। मीटिंग्स ऑफ माइंड्स ऑन ऑन सेम टाइम, सेम मैटर्स एंड सेम पर्पस। सेम टाइम, सेम मेथड एंड सेम पर्पस। मीटिंग्स ऑफ माइंड ऑन सेम टाइम, सेम पर्पस और सेम मैटर्स। क्लियर रहेगा? यस सर। तो क्या ये एग्रीमेंट है सर? यस सर ये एग्रीमेंट है। सर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझाता हूं, देखो हुआ क्या। संडे को आए, संडे आ गया, संडे 3 बजे तुम चला गया मूवी देखने। एकदम थिएटर पे खड़ा है तुम, हमको फोन कर रहे, उठा नहीं रहे। मेरा क्लास था यहाँ पे, पढ़ा रहे, मस्त पढ़ा रहे, एकदम मस्त, एकदम 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 पूरा दिल लगा के एकदम पढ़ा रहे, पूरा का पूरा मोबाइल साइलेंट कर दिए, मस्त पढ़ा रहे हैं। हुआ क्या? तुम वहां पे 4-5 घंटा वेट किया। 4-5 घंटा का मतलब क्या? मूवी पूरा का पूरा तुम देख ले, सोचा इंटरवल में आएगा, हो सकता है बाद में आएगा। पूरा वेट करते 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 हुआ क्या? पूरा समय बीत गया और हम मूवी देखने नहीं आए।
तो हम तो नहीं आए, तो तुम मेरे यहाँ पे आ गया, तुम मेरे सेंटर आ गया, और हम सेंटर में पूरा पढ़ा रहे थे सभी बच्चों के पास, और तुम मेरे क्लास में ढुकते हुए मेरे को बोला, सर आपने मेरे को धोखा दिया है, आपको 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 अब चलना होगा। तो हमने ठीक है चल, अभी ये वाला शो चल जाएंगे। हमको लगा कि चल मूवी जाने के लिए बोल रहे हैं, बोला नहीं सर, आपको मूवी नहीं लेके जा रहे हैं हम, अब आपको चलना होगा कोर्ट। हम बोले कोर्ट क्यों? सर आपको मैं ऑफर दिया था, आप उसका एक्सेप्ट किया, और आप क्या किए हैं, उसको तोड़ दिए हैं, तो अब आपको चलना होगा कोर्ट। तो मैंने उसको समझाया, मेरे दोस्त तुम तो मेरा स्टूडेंट है, हम तुमको पढ़ाते ना लॉ, तुम मेरे को थोड़ी पढ़ाते हो। तब हम उसको समझाया, देख ये एग्रीमेंट था, कैंसिस एड आइटम था, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा सर? ये कॉन्ट्रैक्ट तब बनता जब ये लीगल ऑब्लिगेशन इसमें जुड़ जाता। इसीलिए बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अपने को दो चीज चाहिए, एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। समझ में आया बात? तो सर हम लोग क्या एग्रीमेंट का पूरा डिकोड्स कर लिए? हाँ, पूरा डिकोड्स तो नहीं किए हैं, बट उसको जो लैंग्वेज जो लॉ में लिखा गया है उस लैंग्वेज को भी हम लोगों को पढ़ना है। तो समझ में आया क्या सर? एकदम समझ में आया सर। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? एक मिनट जाओ। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो, तो हम लोग यहाँ पे इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ में एग्रीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब एग्रीमेंट का कंसेंस एड एडम का मतलब समझ लिए। अच्छा सर, इसका मेन लॉ में जो डेफिनेशन दिया गया उसका बता दीजिए। देखिए एकदम सिंपल वर्ड, एकदम सिंपल, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। सर याद नहीं हुआ, याद करवा रहा हूं मैं, समझो। सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 2E। सेक्शन नंबर कौन सा? 2E। सेक्शन नंबर कौन सा? 2E। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है एनी प्रॉमिस, एक प्रॉमिस या बहुत सारा प्रॉमिस, एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारा प्रॉमिस, एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारा प्रॉमिस, जिससे दोनों को फायदा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अग्रीमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में सुनो, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब हुआ कि दोनों को ही कुछ ना कुछ फायदा है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अग्रीमेंट बोलेंगे। समझे क्या? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। तो मैं यहां पे यदि शॉर्ट में लिखूं एग्रीमेंट का डेफिनेशन, कैसे लिख सकता हूं? एनी प्रॉमिस, एक मिनट रुक जा, क्या लिख रहा हूं मैं? प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। सर राइटिंग बहुत गंदा है, चलेगा। क्या बताऊं मैं? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 2E, सेक्शन नंबर 2E क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। मतलब एक प्रॉमिस हो या फिर दोनों में से दोनों का दोनों प्रॉमिस हो, और दोनों प्रॉमिसेस से दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है सर? तो हम लोग इसको डिकोड्स भी पढ़ लिए, वो कि कैंसस एड एडम भी है, अग्रीमेंट का मतलब कैंसस एड एडम भी होता है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ लिए, दो चीज पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ लिया और एग्रीमेंट भी पढ़ लिए। अब आगे और पढ़ते हैं। समझना है भाई, एक चीज समझना है भाई, अग्रीमेंट। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट के मैट में ना एग्जाम्पल का भरमार है, भरमार है, भरमार है। सर वो एग्जाम्पल पढ़ना है, एकदम से पढ़ना है। एग्जाम में ना आपका हु बहू यही एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ देगा, और आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो आपको एक एक एग्जाम्पल को ना डिकोड्स करके एक एक चीज को पढ़ाऊंगा मैं क्लास में, तो आप ठीक तरीके से पढ़ना। देखना, यदि मैं एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ूं, एग्जाम्पल देते ही आपको आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, ए एग्री, ए एग्री विद बी, मतलब क्या? मैं इसको पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लो ए बोला बी को कि तुम मेरा कार खरीदेगा क्या? बोला हाँ ठीक है खरीद लेंगे। ए बोला बी को कि क्या तुम मेरा कार खरीदेगा? बोला हाँ खरीद लेंगे। तो ए बोला बी को, बी भी एग्री हो गया। इसका मतलब ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि ए जो है ए खरीदेगा बी, मतलब ए जो है बोला था बी को कि तुम क्या मेरा कार को खरीदेगा, तो बी बोला हाँ एग्री हो गया, हम खरीदेंगे। कितने रुपए में? तो सर 2 लाख रुपए में। तो सोचो एक बार, बी जो है लाइबल हो गया ना 2 लाख रुपए देने के लिए।
ए भी लाइबल हो गया कार बेचने के लिए। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट है। बट मान लो एग्जाम्पल नंबर टू, पापा, आपके पापा क्या किए, आप अभी क्लास 12 में पढ़ रहे थे, क्लास 12 में आप अच्छा मार्क्स लाओ, इसके मोटिवेशन के लिए पूरे इंडियन पेरेंट्स के जैसे आपके पेरेंट्स, आपके पापा क्या बोले कि सुन बेटा, क्लास 12 में यदि तुम अच्छा मार्क्स लाएगा ना, तो याद रखना, आई गिव यू 1 लाख रुपीज। चल बाइक बाइक बाइक, तुमको क्या देंगे हम? बाइक देंगे। क्या देंगे बता? बाइक देंगे। तो क्या तुमको क्या लगता है, बाइक मिलेगा? नहीं, आधे 90% ला दिए, और घर पे आए, बोले पापा आप मेरे को बाइक दीजिए। पापा बोले कि अरे बेटा तुम तो अभी कॉलेज में पहुंचे हो, अभी 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 तो करियर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी क्यों तुमको बाइक चाहिए? छोड़ो अभी, अभी बाइक नहीं, अभी अभी आप करियर के ऊपर फोकस करो, करियर बना ले लोगे तो मैं तुमको बाइक दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पापा आपको एक ऑफर दिए थे, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और पापा अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं पापा के ऊपर केस कर दूं? क्या कर सकता हूं? कैसा? एकदम नहीं कर सकते मेरे दोस्त, एकदम नहीं कर सकते। यही है पॉइंट नंबर, एग्जांपल नंबर 2। समझ में आया कैसा? यस सर। क्या ये एग्रीमेंट है? यस सर, ये एग्रीमेंट है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। An obligation to maintain the wife or children and other code by law, the status obligation, so out of the scope of the contract act। मतलब समझ में आया क्या सर? देखो, इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन चल जाएगा। बट याद रखना, दो टाइप का ऐसा एग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट में अग्रीमेंट दो तरीके का ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, एक ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल मैटर के ऊपर हो, उसमें कभी भी हमारा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और दूसरा होगा रिलेटिंग टू डोमेस्टिक अरेंजमेंट, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ऐसा दो एग्रीमेंट बताइए जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, याद रखना दो। पहला एक सोशल मैटर, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, और दूसरा क्या है? डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। दो ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता सर, दो ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 1 क्या था? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, और दूसरा क्या है? डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। समझते हैं भाई? अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप मैंने मेरे को एक ऑफर दिया मूवी चलने का, और मैंने उसको एग्री कर दिया, और मैं मूवी के लिए नहीं गया। ये एग्रीमेंट सोशल इन नेचर था, समाज के लिए था ये। हम लोगों का जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ये इंटेंशन था ही नहीं कि हम लीगली अपने आपस में रिलेशनशिप बनाएं। ठीक है। तो हमारा इसलिए ये एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, देयर फोर इट इज नॉट इन्फोर्सबल बाई लॉ। ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और मैं जितना क्लास में एग्जाम्पल दूंगा वो सारे एग्जाम्पल्स बहुत रेलिवेंट हो गए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब जो एग्जाम्पल में आया होगा ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसी को मैं एग्जाम्पल के तहत आपको यहाँ पे दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से फिट बैठे कि हाँ एग्जाम्पल पढ़े थे सर। ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या बताया? सोशल मैटर से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट यदि होता है, तो वो एग्रीमेंट हमारा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिया, एक तो तुम्हारे वो मूवी वाला एग्जांपल, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा, एक और एग्जाम में आया हुआ है कि सेम मान लो हम तुमको बोले कि तुम मेरे डिनर पे आओगे क्या? यस सर, हम डिनर पे आएंगे। तो डिनर पे यदि आओगे, आप एग्री कर दिया और डिनर पे नहीं आते, तो क्या आप केस कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। अब उसके अंदर में आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा, दिस इज अ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपको पूरा का पूरा ये वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है। देखो, देखो मैं जो प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं प्रोविजन समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना, तुम यदि फोकस कर रहे हो तो मैं इसको इंग्लिश में समझा रहा हूं। इसके पीछे रीजन है, देखो। क्योंकि देखो, लास्ट टर्म तक मैं हिंदी में जब पढ़ाता था, मैं हिंदी में ही समझाता था, क्योंकि समझाने का जो टेक्निक होता है ना, वो हिंदी में समझाने से बच्चे ज्यादा समझ में आता है। ये ठीक है। बट जब बात आता है लिखने का ना, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो जब आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तो कोशिश करो याद करने का भी ना इंग्लिश में याद करो।
ठीक है। तो मैं जब बोल रहा हूं ना तो बार बार जब रिपीट कर रहा हूं, देखना वो इंग्लिश में ही रिपीटेशन हो रहा है। वो इसलिए रिपीटेशन इंग्लिश में हो रहा है ताकि आपके माइंड में इंग्लिश वाला वर्ड आपके पास चला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राइटिंग प्रैक्टिस के चलते ही बच्चे फेल हो रहे हैं लोग। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे के पास प्रोविजंस का पूरा भरमार पड़ा हुआ है, माइंड में है, क्वेश्चंस पढ़ते ही उसको एग्जांपल याद आ रहा है कि हाँ क्लास में सर पढ़ाए थे ये एग्जांपल, बट उसको लिख नहीं पा रहे हो। रीजन इज दैट कि वो लोग इंग्लिश में इस हिसाब से नहीं रेडी है। ये इंग्लिश में रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? कीवर्ड्स को निकालना पड़ेगा। आपको पूरे इंस्टीट्यूट के मैट में जो कीवर्ड्स है ना उसको निकालना पड़ेगा। लाइक सपोज आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं बताता हूँ। ये केस स्टडी बेस मान लो ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है देखो, वो यही एकदम यही एग्जांपल दे देगा कि फादर जो है अपने सन को बोला कि पॉकेट अलाउंसेस देंगे 500 रुपया हर महीने, बट रिफ्यूजेस टू पे लेटर। कुछ दिन बाद वो पेमेंट करना बंद कर दिए। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम द कोर्ट बाई कोर्ट। कोर्ट में क्या जाके वो ले सकता है क्योंकि ये सोशल मैटर है। तो देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन दे देगा। ये यहाँ देखो देखो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ से लेके ये आंसर है। तो अब देखो एक बात, आंसर में क्या लिखा हुआ है? आंसर को तुम फोकस करोगे तो आंसर में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है क्योंकि ये सन रिकवर नहीं कर सकता कोर्ट के जरिए, क्योंकि ये कौन सा मैटर है? सोशल मैटर है, सोशल एग्रीमेंट। तो अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना वो सोशल मैटर से रिलेटेड था। तो आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चंस में कीवर्ड्स क्या है? सोशल एग्रीमेंट है। देयरफॉर इट इज नॉट क्रिएटेड बाय विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और दूसरा सेकंड कीवर्ड है क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो बस यही चीज को समझना है मेरे दोस्त। तो आप ना जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ते वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड में आपके अंदर में ढुकाऊं। जो मेन जो क्रक्स है ना सम्स का, जो पूरा टॉपिक्स का जो मेन क्रक्स है आपके अंदर में चला जाए। कम से कम उसका टॉपिक, आपका टॉपिक का जो मेन की वर्ड्स है ना वो चला जाए। आपके पास यदि इंस्टीट्यूट का मैट यदि आप लेके आए हो तो आप उसको वहीं पे हाईलाइट कर दो कि ये मेरा इस पूरे एग्जाम्पल का मेन क्रक्स पॉइंट यही था, सोशल एग्रीमेंट और उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बस समझ में आया बात? हालांकि आस्ते आस्ते आपको समझ में आएगा लॉ पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं तो ध्यान रखना। देख, ए एग्री किया बी को सेल अ कार टू लैक्स टू बी, हेंस ए अंडर द ऑब्लिगेशन। ए जो है ऑब्लिगेशन टू गिव द कार टू बी। हाँ, अब यहाँ पे देखो ए एग्री किया बी को कि सामान बेचेंगे, हम उसको कार बेचेंगे 2 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे ए जो है ऑब्लिगेटेड है। मैं बताया था ना यहाँ पे बाउंड टू डू समथिंग। ऑब्लिगेशन का मतलब मैं क्या बता रहा था देखो, बाउंड टू डू समथिंग। तो ये ए यहाँ पे क्या है? बाउंड टू डू समथिंग है। उसको काम करने के लिए बाउंड है, ये बाध्य है, उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, ए इज अंडर द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड कहां से आया है? वही लीगल ऑब्लिगेशन से उठ के आया है। तो ऑब्लिगेशन टू हैव अ to give car to B and B has right to receive the car and payment of 2 lakhs rupees also the under the obligation। B का ऑब्लिगेशन है कि 2 लाख रुपए वो पेमेंट करेगा। समझ में आया बात? बस इसी चीज को समझना है बात। तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि सर 2 टाइप का ऐसा एग्रीमेंट होता है जो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो पहला टाइप का एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल मैटर। दूसरा टाइप का एग्रीमेंट को बोलते हैं डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो एक चीज समझना है बात, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। वो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी अभी आज ही क्लास में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में यदि कोई बात आया, कोई मैटर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो उसको कभी भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। ऐसा क्यों बनाया गया सर? ऐसा इसलिए बनाया गया मेरे दोस्त, सोचो एक बार। हस्बैंड एंड वाइफ में हमेशा झगड़ा होता रहता है कि आप मेरे को बोले थे कि आप मेरे को क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, शादी का जो होता है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में आप मेरे को 9 लाख का हार देंगे। आप मेरे को प्रॉमिस किए थे ना। अब अगला प्रॉमिस किया था इसलिए ताकि वो उस समय गुस्सा हो गई, वो गुस्सा को ठीक करने के लिए वो प्रॉमिस कर दिया होगा। आप मेरे को बोले थे ना 9 लाख रुपए का आप मेरे को हार देंगे। आप क्या लेके आए हैं? 9 रुपए का चाट। अगला अगला पूरा पूरा इसमें एनिवर्सरी में चाट लेके आएंगे। चाट मतलब खाने वाला चाट। तो गुस्सा आ गई। अब गुस्सा आ गई तो वो अब बोले कि नहीं, अब हम तुम्हारे ऊपर सू करेंगे, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। सू का मतलब क्या होता है सर? स्यू का मतलब होता है केस करना। स्यू का मतलब क्या होता है दोस्त? स्यू का मतलब होता है केस करना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, यदि उसको भी इस दायरे में डाल दिया जाए, यदि डोमेस्टिक अरेंजमेंट मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में यदि कोई बातचीत हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो इसको भी कॉन्ट्रैक्ट मान के यदि इसके ऊपर राइट दे दिया जाए कि आप केस कर सकते हैं, तो सोचो एक बार, इंडिया में सारे के सारे हस्बैंड अभी कहाँ होते? जेल में होते। सोचो एक बार। यही एक चीज है जो मेरे को मोटिवेट करता है शादी ना करने के लिए, इसलिए मैं शादी नहीं करता। ठीक है, चलो।
तो हम क्या बताएं, एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो दो टाइप का ऐसा एग्रीमेंट है। एक है सोशल मैटर एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर, और दूसरा क्या है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अभी हम लोग डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वेट करो थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते, सो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ था पहला एक पॉइंट लिख पढ़ लेना है घर पे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्लिगेशन और टू मेंटेन द वन। अब देखो यहाँ पे उसको डोमेस्टिक एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा समझाया है। An obligation to maintain the wife and children in order to code by the law, etc. There is a statutory obligation. So out of the scope of the contract act. ये सिंपल वर्ड बोला गया है कि एक पापा का, एक पेरेंट्स में से जो 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 मेन मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, उस मेल मेंबर का एक कर्तव्य बनता है कि अब अपने वाइफ को और अपने बच्चे को ख्याल रखे, ठीक है, मेंटेन करें उसको। तो ये कभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। अब आप मेरा ख्याल नहीं रखते, इसके ऊपर यदि वाइफ चले जाए कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट शादी किए थे ना, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए, ख्याल नहीं रख रहे, आप जाइए जेल में। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये ये एक छोटा सा एग्जांपल है किसका, डोमेस्टिक अरेंजमेंट वाला। वो हम लोग अच्छे तरीके से और भी पढ़ेंगे, वेट करता। तो अभी हम लोग देखोगे तो तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट के मैट में हम लोगों ने ये सारा का सारा पॉइंट पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया। आप जब पढ़ोगे ना तो इसके अंदर में वही सब लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, ये भी पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद आप इसी डेफिनेशन को ना तोड़ के बताया गया है। सॉरी, ये डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो जो बचा हुआ है ना सब, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, टेंशन मत। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या है। सोचिएगा, अभी हम लोगों ने दो चीज बताया, एग्रीमेंट भी समझा दिया आपको, कॉन्ट्रैक्ट भी समझा दिया। एग्रीमेंट भी समझ में आ गया सर, कॉन्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया सर। सर अभी दोनों में अंतर बताए ना सर। देखो, बिना 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 देखे आप एग्जाम में यदि लिखने जाओ, तो आप अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं सबको एक बार एक जगह पे सम अप कर दोगे ना, तो आंसर आ जाएगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर। अभी हम लोग क्या पढ़ा, देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर कौन से में दिया गया है, यदि मैं यहां पे लिखूं तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 एच में दिया गया है, और ये सेक्शन नंबर 2 ई में दिया गया है। क्लियर है सर? यस सर। तो पहला डिफरेंसेस ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कौन सा, 2H। एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2E। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट के साथ जब लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। क्लियर है सर? बट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट मीटिंग्स ऑफ माइंड, और यू कैन से कंसेंस एट आइडम। मीटिंग्स ऑफ माइंड इन द तीन चीज बताओ, सेम मैटर, सेम पर्पस, सेम टाइम। तो यहाँ पे देखो, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस डेफिनेशन दिया बताते हैं। एवरी एक प्रॉमिस है, बहुत सारा प्रॉमिस, जिसे दोनों को कुछ ना कुछ फायदा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीमेंट। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन। तो पहला डिफरेंसेस हम सेक्शन में लिख दिए, पहला डिफरेंसेस सेक्शन में लिख दिए कि ये इस सेक्शन में, ये इस सेक्शन में है। दूसरा हम ये डेफिनेशन में लिख दिए। तीसरा, एक बात बताओ, कौन है बड़ा, कौन है बड़ा, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है कि एग्रीमेंट बड़ा है? कौन बड़ा है, एग्रीमेंट बड़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है? जल्दी बोलो। आंसर इज अग्रीमेंट बड़ा है। सर कैसे, मैं समझाता हूं। अग्रीमेंट, हर एक टाइप का एग्रीमेंट एक बार लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या सर? नहीं। सारा का सारा एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट है सर? नहीं। तो बट सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है क्या सर? आंसर इज यस। नहीं समझ में आया? अभी ठीक से समझाते थे। क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, हर एक एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जब लीगल ऑब्लिगेशन के साथ आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फिर से सुन, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। मतलब सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है। आंसर इज यस, क्योंकि बिना अग्रीमेंट का कभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो ही नहीं सकता। बट क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नहीं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंसेस आपको डिकोड कर दिया। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। क्लियर है सर? यस सर।
अब नेक्स्ट पॉइंट है लीगल ऑब्लिगेशन। सर लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है सर? सिंपल, लीगल ऑब्लिगेशन किसमें है? अभी अभी कितनी बार पढ़े, लीगल लीगल ऑब्लिगेशन किसमें है? किसमें आपको बाउंड टू डू समथिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड टू डू समथिंग होगा, और वहां पे बाउंड टू डू समथिंग का जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, नेसेसरली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यहां पे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी क्या तुमको क्या समझ में आया, कौन बड़ा है? सर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, सर एग्रीमेंट बड़ा है। इट इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स लीगल और सोशल अग्रीमेंट, बट यहां पे क्या हो सकता है, ये तो नैरो सेंस, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अग्रीमेंट बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, छोटा है। क्या डिफरेंसेस देख लोगे सर? 5 पॉइंट डिफरेंसेस देख लोगे। पहले सेक्शन लिख दिए, फिर दोनों का डिफरेंस डेफिनेशन लिख देना, और उसके फिर वो लिखना ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। फिर लिखेंगे हम लोग कौन बड़ा है सर, एग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नहीं है। उसके फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसमें लीगल ऑब्लिगेशन है? यस सर, डेफिनेशन डेफिनेशन में ही हम लोगों को समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन, बट उसमें उसमें क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन का जरूरत नहीं है, मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। याद रहेगा? यस सर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, रुक जाओ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब क्या बताया सर? मतलब ये होता है, वो क्या क्या तत्व तत्व तत्व, जैसे हम लोगों का शरीर कितने तत्वों से बना है सर? 5 तत्वों से शायद। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो क्या क्या तत्व चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसके बिना कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो याद रखना, इस एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक, सेक्शन नंबर 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन नंबर 10 में कुछ वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। वो सारा कंडीशन हो सकता है, या फिर सेकंड केस हो सकता है, कुछ केसेस में, कुछ कई सारे केसेस इंडिया में हुए, दूसरे देश में भी कहीं हुए, कई सारे केसेस के जरिए हम लोगों को एक क्रक्स निकल के आया कि ये सब भी एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ और डिटेल। देखो, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में एसेंशियल एलिमेंट जो है, वो 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक, सेक्शन नंबर 10 में बहुत सारा पॉइंट्स दिया गया है, वो पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आया बहुत सारे केस स्टडीज में। देखो क्या होता है, जब लॉ बनता है ना, लॉ जब लॉ बनाया जाता है, जब नया नया जब लॉ बनता है, तो लॉ बनते वक्त हम लोग एक बार लॉ जब बना लेते हैं ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इंडिया में जितने भी चीजें हैं सारे उसको उस लॉ में कवर कर देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। तो होता क्या है ना, जैसे जैसे हमारे उस केस के, उस लॉ के रिगार्डिंग जैसे जैसे मार्केट में केसेस आते हैं, वैसे ही केसेस के हिसाब से हम लोगों को जो जो डिसीजन आता है उसके हिसाब से हम लोग उसमें अमेंडमेंट करने लगते हैं, उसमें बहुत सारा चीज डालने लगते हैं। तो हुआ क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया में जो एग्रीमेंट जो ये बनाया गया एसेंशियल एलिमेंट, वो सेक्शन नंबर 10 में लिखा गया। सेक्शन नंबर 10 में यहाँ पे लिखा गया लाइन से, ये 6 पॉइंट, कि ये 6.6 एसेंशियल एलिमेंट्स होने ही चाहिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट जैसे जैसे समय बीता, उसमें बहुत सारा केसेस आया इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। तो जो केस स्टडीज आए ना, उस केस स्टडी में जो जो जजमेंट आया, उस जजमेंट को भी सोचा गया कि नहीं, इस जजमेंट के हिसाब से जो अपना वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जजमेंट के हिसाब से भी ये सब भी पॉइंट होने चाहिए। तो उसको यहाँ पे हम लोग लिखे। तो देखो यहाँ पे तुमको एग्जाम में तुम्हारे जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का मैट है, उसके अंदर में तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड है। लिखा गया है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाय एज गिवन बाय सेक्शन नंबर 10, और दूसरा नॉट गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 बट आर आल्सो कंसीडर एसेंशियली। बट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे। हालांकि सेक्शन नंबर 10 में सिर्फ ये 6 बात बोला गया है, बट चार चार पांच बात और भी है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं पहले जो ध्यान देना है वो पढ़ाता हूँ।
देखो सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है टू पार्टीज। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कभी भी अपने से नहीं तो अपने आप से कभी बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बना सकते। तो एग्री कॉन्ट्रैक्ट कभी भी अपने आप से नहीं बना सकते। इसका मतलब टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू हैव एटलीस्ट टू पार्टीज। तो दो आदमी का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। दोनों का पॉइंट नंबर टू है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है सर? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है दोनों पार्टी जब मिलेंगे या दोनों पार्टी किसी बात पे विचार विमर्श करेंगे तो बात करेंगे उस समय वो लोगों का जो इंटेंशन होगा वो क्या होना चाहिए? क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसका मतलब कभी सोशल मैटर के ऊपर या फिर डोमेस्टिक अरेंजमेंट के ऊपर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बने तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हम लोग वैलिड नहीं बोल सकते। ठीक है सर। उसके बाद क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको फुलफिल करना होगा तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? ये वैलिड। सर बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, अभी हम लोग उसको डिटेल्स में नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे टू पार्टीज, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अभी हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पहले समझो एक बार मैं क्या बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 10 में 6 बार बोला गया। बट कैसे ऐसे जैसे जैसे केस स्टडीज आए ना तो वैसे वैसे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सभी चीज को डालना चाहिए। तो जब सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाओ तो उसमें कम से कम दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा बात है दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना का इंटेंशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसका मतलब दोनों पार्टी को पता होना चाहिए एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे हो रहा है। सर्टेनिटी का मतलब होता है अनसर्टेन का उल्टा होता है ना सर्टेन। इस पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मैटर क्या है। मैं बताया ना अभी कंसिस्ट एड एडम, इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग्स ऑफ माइंड इन द सेम मैटर सेम टाइम फॉर द सेम पर्पस। तो सेम सेम तो तभी होगा ना जब दोनों को पता होगा एग्जैक्टली चीज क्या है। ठीक है। और लास्ट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाए तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि इसको परफॉर्म किया जा सके। यदि इम्पॉसिबल हो गया तो फिर कभी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 में यहाँ पे क्या क्या बात बोला गया। सेक्शन नंबर 10 में बोला गया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ये 6 बात जरूर ध्यान रखना। पहला, अग्रीमेंट होना जरूरी है। फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। सर क्या होता है फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब होता है फ्री माइंड। समझ लो अभी। सर फ्री माइंड पढ़ने से हो जाएगा? नहीं सर, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। फ्री माइंड खाली अभी अभी समझ लो फ्री माइंड। फ्री माइंड का होना चाहिए। कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी। इसका मतलब क्या होता है सर? जो पार्टी होता है जिस दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो दोनों पार्टी क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंट का मतलब होता है योग्य होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए ये सब। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा हो। बिना लॉफुल कंसिडरेशन का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोल सकते। लीगल ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो उद्देश्य हमेशा लीगल होना चाहिए, इनलीगल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने तुमको बोला कि तुम उसको मर्डर करना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? इनलीगल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को कभी वैलिड नहीं बोल सकते। और उसका क्या है कि कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है कि ये सब सारा का सारा वर्ड एग्रीमेंट है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस केसेस में हम लोग इसको कभी वैलिड बोल ही नहीं सकते। बट टेंशन मत, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट समझ में आया और ये पांच पॉइंट समझ में आया। अभी मैं यहाँ पे अभी ये कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, टू पार्टीज। आइए इसको एक एक चीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक से तुम यदि पढ़ोगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं जब भी यहाँ पे जो भी पढ़ा है ना वो सारा का सारा चीज आपको घर पे जाना है, सेम जितना चीज मैंने पढ़ाया आज वो सेम खुद से एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ना है और क्रक्स पॉइंट को निकालना है। आपको हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर सब जगह पूरा भर मत देना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ। ये हाइलाइटर खरीद लिए हैं, जोश है जोश, नया नया हाइलाइटर है, ये ये भरे जा रहा है। अरे भाई तुमको कलर थोड़ी करना है, ये पूरा कलर थोड़ी करना है। नहीं, आपको हाइलाइटर यूज करने का एक तरीका होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ, यदि मैं हाइलाइटर यूज करूंगा ना तो मैं कैसे यूज करूंगा देखो। मैं यदि हाइलाइटर यूज करूंगा तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता है, टर्म सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है चीज, सेक्शन नंबर 10, बस मैं इसी को हाईलाइट करूंगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंप्लीटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन, यहाँ पे देखो मेन जो चीज क्या था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे जब वो मेड बाई किसके साथ थ्रू हो? फ्री कंसेंट के थ्रू हो। कंप्लीटेड होना चाहिए पार्टीज, नहीं, यहाँ पे पार्टीज कंप्लीटेड सेक्शन नंबर 10। उसके बाद फिर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वर्ड। देखो अब लिखने का, अब देखो मार्क करने का तरीका होता है। तो आप भी एग्जाम के पहले आपको इस हिसाब से पढ़ना है।
करना क्या है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इंस्टीट्यूट के मैट से, आपको घर पे जाना है और उसी चीज को बार बार एक बार पढ़ना है पूरा अच्छे तरीके से। आपको जो डिकोड्स पॉइंट नजर आ रहा है, जो क्रक्स पॉइंट नजर आ रहा है, उस क्रक्स पॉइंट को क्या करना है, मार्किंग करना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। सेक्शन नंबर 10 पूरा कंप्लीट नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मैं बताया ना कि भाई कौन सेक्शन नंबर 10 में जो बोला गया है ये पूरा कंप्लीट नहीं है। सो सर्टेन अदर सेक्शन विच इज आल्सो कंटेन रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीमेंट एंड इम्पॉसिबल। तो क्या किया गया कि कई सारे अलग सेक्शंस भी है जिसके ऊपर जो बताया है कि इसके अंदर में भी ये सब एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, तो वो सब हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। जिससे पहला नंबर पॉइंट क्या दिया गया है, इसमें पहला नंबर पॉइंट दिया गया है टू पार्टीज। क्या बोला गया बताओ, टू पार्टीज। अब टू पार्टीज क्या होता है सर, समझाते हैं। देखो, यदि मैं शॉर्ट में कंप्लीट करूं तो ध्यान रखना, टू पार्टीज का सिंपल वर्ड में बताऊं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए दो पार्टी का तो होना कंपलसरी है। क्या क्या एक आदमी अपने से कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है अपने आप से? आंसर इस कभी पॉसिबल ही नहीं है, वो अपने आप से कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे एकदम जो मैंने समझाया, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। एक आदमी कभी भी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड क्या लिखना है, वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ। अ कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज। कॉन्टेक्ट के अंदर में एटलीस्ट कम से कम कितने लोग चाहिए, दो चाहिए। वन पार्टी इज मेकिंग ऑफर, जिसमें एक आदमी ऑफर दे, दूसरा आदमी क्या करे उसको, एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट करे। समझ में आया बात? यस सर। अच्छा, हो सकता है कॉन्टेक्ट मेड बाई नेचुरल पर्सन और बाई अदर पर्सन। मतलब नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट ऐसा हो सकता है कि हाँ एक आदमी नेचुरल, हम भी, तुम भी नेचुरल है, तो हम लोग दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर हम बना रहे हैं कंपनी के साथ, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। असली में पैदा थोड़ी है कंपनी, कंपनी तो बनाया गया है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन को के साथ के कोई कॉन्टेक्ट बनाएंगे, क्या वैलिड माना जाएगा? आंसर इज यस, वैलिड माना जाएगा। तो ठीक है, कंपनी जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, तो क्या हम लोग कॉन्टेक्ट किसी के साथ भी बना सकते हैं? यस सर। तो देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट या तो नेचुरल पर्सन से बनाओ या तो फिर बाई अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनीज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द गुड पार्टीज आर असर्टेनेबल। मतलब जब कॉन्टेक्ट बन जाए तो ये पता, ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि दोनों पार्टी का आइडेंटिटी क्लियर रहना चाहिए, कि दोनों पार्टी पता होना चाहिए कि दोनों पार्टी कौन कौन है। फिर मैं बात एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्रिएट करने के लिए देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक सेलर और एक बायर। द सेलर एंड बायर मस्ट हैव अ टू डिफरेंट पर्सन, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। हाँ ऑब्वियसली कि कभी भी बायर सेलर, दो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए दो आदमी का होना जरूरी है, जिसमें एक होगा बायर, एक होगा सेलर। सेलर कभी भी अपने आप को सामान बेच सकता है क्या सर? आंसर कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि अपने आप को सामान बेचेगा। समझ में आया बात? यस सर। तो टू पार्टीज का ये आप लिख लोगे। अब इसका क्रक्स पॉइंट थोड़ा समझाए ना सर, मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहला वन कैन नॉट, वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ, एक आदमी अपने से कॉन्टेक्ट नहीं बना सकता। कॉन्टेक्ट नीड्स, कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व्स, या फिर कॉन्टेक्ट नीड्स, और कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज। ठीक है, क्या बताया, स्टार्टिंग कैसे करोगे, वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ, वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ, वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ। उसके बाद लिखोगे अ कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज। उसमें क्या होगा, वन पार्टी इज मेकिंग ऑफर एंड अदर पार्टी मेकिंग एक्सेप्टेंट। एक पार्टी ऑफर देगा, दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा। इंग्लिश में याद रखो, फिर से सुनो। वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ, कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन मेक्स ऑफर एंड सेकंड मेक्स व्हाट, एक्सेप्टेंस इट। ठीक है, अब ये पर्सन जो हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है, अ पर्सन मेड बाय नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, और एनी अदर लीगल एग्जिस्टिंग पर्सन। लीगल एग्जिस्टेंस को आप यहाँ पे काट के, आप यहाँ के लीगल एग्जिस्टेंस को काट के यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी और यूनिवर्सिटीज आता है। समझ में आया बात? खत्म। उसका एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल में बस सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल भी देखो। ऐसा ऐसा आप उसको बुक में मार्किंग करो ना, ताकि तुमको एग्जाम्पल पूरा पढ़ना ना पड़े, एक बार उस चीज को देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, टू कंसीडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए क्या चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टी, सेलर होना चाहिए और बायर होना चाहिए। सेलर, और उसका क्रक्स पॉइंट क्या है, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, अपना ही गुड्स को खुद को सामान खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, बस खत्म। क्लियर है सर? यस सर। सर, ये बताइए सर, ये अब आता है केस स्टडी, जो आपके
आपके लॉ का एक अपने आप में खौफ बच्चे के अंदर में रहता है कि सर ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। एक एक केस स्टडीज को बहुत गंदा तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत गंदा तरीके से। बहुत गंदा तरीके से मतलब सर एक एक केस स्टडीज को ऐसा समझाऊंगा ना कि आपको क्लास में याद करवा दूं। बस ध्यान से सुनना। अब टू पार्टीज के ऊपर क्या केस स्टडी था, उस केस स्टडी का नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ मेंशन किया गया है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी। सर केस स्टडी का नाम याद रखना जरूरी है, एकदम जरूरी। एग्जाम में आपको मेंशन करना पड़ेगा। सर एग्जाम में मान लीजिए हम याद करके गए बट हम फिर भी एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे? उसका एक ऑप्शन होगा, मैं बताऊंगा अभी कि क्या, यदि आप केस स्टडी का नाम भूल गए तो किस हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देखना है। इस केस स्टडी में क्या हुआ था समझना है। पहले केस स्टडी पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखो, ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी, यहाँ पे दो दिया हुआ है। ठीक है क्या? देखते हैं पहले केस स्टडी का मतलब बताता है। देखो, स्टेट ऑफ गुजरात का मतलब ये नाम लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ गुजरात मतलब गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है? रमन लाल एस एन कंपनी। तो याद रखना, ये जो शुरुआत में जो नाम लिखा रहता है ना, ये होता है प्लेंटिफ। क्या होता है बताओ? प्लेंटिफ। ठीक है, क्या होता है? प्लेंटिफ। क्या होता है बताओ? प्लेंटिफ। और इसको बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं बताओ? डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है समझना है। प्लेंटिफ और डिपेंडेंट का मतलब ये होता है, समझना है। स्टेट ऑफ गुजरात केस किया है किसके ऊपर? रमनलाल एस एन कंपनी के ऊपर। मतलब ये जो स्टेट ऑफ गुजरात है ना, ये केस किया है किसके ऊपर? रमनलाल एस एन कंपनी। एग्जाम में यदि आप पढ़ के गए और नाम उल्टा लिख दिए, ऐसे लिख दिए रमनलाल एस एन कंपनी एंड स्टेट ऑफ गुजरात, काट के जीरो दे देंगे टीचर। याद रखना, हमेशा फर्स्ट में उसको रखते हैं जो केस किया है, जिसको बोलते हैं प्लेंटिफ। सब प्लेंटिफ याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम तो बस इसको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। और सेकंड में किसका नाम लिखना है? जिसके ऊपर केस हुआ है, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी, ये दिखाता है कि स्टेट ऑफ गुजरात केस किया किसके ऊपर? रमनलाल एसएन कंपनी के ऊपर। ठीक है, और केस स्टडी क्या बोला है ये समझते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी का मतलब समझ में आया। जो पहले वाला पार्टी है वो केस किया है, और जो जो दूसरा नाम लिखा हुआ है, ये पहले ये पार्टी केस किया है इसके ऊपर। ठीक है, अब हुआ क्या देखो। हुआ क्या ना, एक मान लो पार्टनरशिप बिजनेस है एबीसी। ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा था और बिजनेस को बंद कर दिया अचानक से। अब हुआ क्या, जब ये लोग बिजनेस को बंद कर दिया ना, इसमें बहुत सारा एसेट्स था। अब इस एसेट्स का बंटवारा हुआ होगा, तो बंटवारा ये लोग क्या किया ना, एसेट्स का बंटवारा कर लिया। ए भी कुछ बंटवारा बंटवारा में कुछ लेकर गया होगा, बी भी लेके गया, सी में भी लेके गया। हम लोग पढ़े थे ना अकाउंट्स में, क्लास 12 में डिसोल्यूशन बोल के एक चैप्टर था। उस चैप्टर में पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे कि हम लोग क्या कहते हैं, पूरे एसेट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते, ए को, बी को और सी को। होता क्या है कि एसेट जब हम लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होता है, बंद होता है, तो बंद होने के बाद हम लोग जितने भी एसेट्स होते हैं उसको आपस में बांट लेते हैं या फिर बेच देते हैं, रियलाइज करा देते हैं। तो मान लो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि कोई एसेट्स था, उस एसेट्स को तीनों जन आपस में बांट लिया। अब दिक्कत क्या हुआ देखो एक बार। जैसे तीनों जन बांटा ना, वहां पे आ गया सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर बोला, सुन सुन भाई, तुम क्या किया है, तुम एक एसेट्स खरीदा अपने बिजनेस से। ए को बोला, बी को बोला, सी को बोला, सुन, तुम लोग क्या किया है अपना, तुम लोग क्या किया है, एसेट्स को खरीदा है किससे? एसेट्स खरीदा है किससे? बिजनेस से। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ये है अपना बिजनेस और ये है मालिक ए बी सी। तो ये लोग एसेट्स को यहां से लिया है ना, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये जो एसेट्स आप यहां से उठाए हो, तो आप इससे खरीदे हैं, आपको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे केस पहुंचा। केस पहुंचने के बाद अल्टीमेटली क्या सर फैसला आया? सर फैसला ये आया कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। एक आदमी अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, केस, अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अब ये बताओ, ये क्या अपने से कोई सामान खरीद रहा है? यस सर, ये और ये दोनों तो एक होता है ना, हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं ना हम लोग। दोनों क्या होता है? दोनों एक होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दोनों एक होता है। जब दोनों एक होता है तो हम लोग अपने आप से कभी सामान खरीद सकते हैं क्या? आंसर इज नहीं। सेल्स टैक्स लगना चाहिए क्या? आंसर इज नहीं। तो कोर्ट भी बोलता है भाई तुम पागल हो क्या, तुमको सेल्स ऑफिसर बना दिया क्या? नहीं, এটা चलবে ना। तो एकदम क्या होगा? सेल्स टैक्स लगेगा नहीं। ये केस स्टडी का क्या क्रक्स निकल के आया, सेल्स टैक्स मिलेगा क्योंकि वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप द एसेट्स ऑफ द फर्म वे डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। जितना भी एसेट्स था सभी पार्टनर्स में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। सेल्स टैक्स ऑफिसर बोलता है कि टैक्स दो इस ट्रांजेक्शन में। यहां तक फैक्ट था। अब यहां से क्या आया? जजमेंट आया। इट वॉज हेल्ड दैट
इट वॉज नॉट अ सेल, ये सेल्स नहीं था। द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर, क्योंकि पार्टनर्स आपस में जॉइंट ओनर थे उस एसेट्स के, देयरफॉर कैन नॉट। और ये एक बंदा, एक ही बंदा बायर और सेलर अपने आप को नहीं बना सकता। ठीक है, शायद आपको क्लियर हो गया होगा इस केस स्टडी का मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आपको यही एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल देने के बाद बोलेगा कि बताओ कि क्या करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा ए बी सी आर द पार्टनरशिप फर्म नाउ डिसॉल्व, द एसेट्स ऑफ द एबीसी फर्म आर distributed among the partners. Sales tax officer wanted a sales tax on such transaction. Explain the validity, और तुमको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट, इज द डिमांड ऑफ द सेल्स टैक्स इज वैलिड और नॉट। इस तरीके से आपको एक लाइन लिख देगा, अब उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है आपको लिखने का तरीका। ऑब्वियसली मैं आपको जब सम्स करवाऊंगा, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा। मैं अभी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। एक बात बताओ, अभी जो मैंने टॉपिक चालू किया था, इस टॉपिक का सबसे पहला जो टॉपिक था, वो मेन पॉइंट क्या था, ये था ना, वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ। तो हम लोग भी उसको, ये सब कीवर्ड्स जो मैंने ऊपर में मार्क कराया है, वो कीवर्ड्स को आप इस, जब केस स्टडी को एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपको उसमें डालना होगा। आपको ये जितना भी मैंने हाइलाइटेड पॉइंट डाला है, उस सारे पॉइंट्स को वहां पे डालना होगा। ठीक है, आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखना होगा कि वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विथ हिमसेल्फ, और कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, one party is making an offer and second party is accepting it. This party can be natural or can artificial। इसको काट के मैंने क्या बताया, आर्टिफिशियल। ठीक है, फिर लिखना है कि एज बिकॉज इन केस ऑफ पार्टनरशिप द ऑल द पार्टनर्स, अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स क्या है, यहाँ पे देखो ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर, ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर, देयरफॉर a same person, both as same person cannot बी ट्रीटेड एज बायर और सेलर इंसान। अपने आप को कोई सामान बेच सकता है क्या, आंसर इज नहीं। समझ में आया बात। तो केस स्टडीज लिखने का तरीका समझ में आया आपको, उसको कैसे बड़ा करना है। आपको इसके जो कीवर्ड्स है ना, ये जिस पॉइंट से रिलेटेड है, इस कीवर्ड्स को यहाँ पे डालना हो। ठीक है, अभी आस्ते आस्ते एक ही केस स्टडी में बताया है, अभी आस्ते आस्ते हम लोग और भी इसको आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो क्लियर हो। ठीक है, अभी हम लोग, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, मैं इसको ज्यादा लेंदी नहीं बना रहा, इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप ज्यादा बोर हो जाओगे। बट हाँ, आने वाले क्लासेस थोड़े से और लंबे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास। और सर लिखवाया नहीं है कॉपी में, टेंशन मत लो। मैं जब नेक्स्ट क्लास आऊंगा ना, तो ये सारे के सारे स्लाइडिंग्स हो गए। हम लोगों का क्लासेस कराने का तरीका क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाया ना, अभी नेक्स्ट क्लास पहले उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे पॉइंट पढ़ेंगे। क्लासेस मेरा थोड़ा लेंदी होता है, बट आपको मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग। बाय, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।